Hello students, in today's session we will discuss about coefficient of uniformity, coefficient of curvature and Etherverse limits. ठीक है। सॉइल मैकेनिक्स का अब तक आपने जो लेक्चर देखा है उसमें अगर आप लोगों ने ध्यान से देखा होगा तो हम लोगों ने लगभग 10 लेक्चर कवर किया है और उन लेक्चर्स में हम लोग लगभग थर्ड चैप्टर अपना देख रहे थे जिसमें हम लोगों ने सॉइल की प्रॉपर्टीज के बाद सॉइल के सीव एनालिसिस को पढ़ा था, सेडिमेंटेशन एनालिसिस को देखा था और उन एनालिसिस के आधार पर सीव और सेडिमेंटेशन एनालिसिस किया था हमने। उनके आधार पर वी हैव डन पीएसडीसी क्या था? पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एक चीज ध्यान दीजिएगा, लास्ट क्लास में आप लोगों ने ये देखा था कि हमने ध्यान से एक चीज और, अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो प्लीज ये वीडियो एकदम उससे जुड़ा हुआ है, ये आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक इसके पहले वाला लेक्चर देखिए, उसके बाद इस पर आइए। ये जो लेक्चर जो चल रहा है आपका सवाल को समझने का, ये पूरी सीरीज है, पूरी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी चैनल पर जा करके। प्लेलिस्ट पर जाइएगा, चैनल का नाम डालिए, प्लेलिस्ट डालिए और उसके बाद देखिए लेक्चर्स कितने इफेक्टिव हैं जानने के लिए अपने कमेंट बॉक्स चेक करिए, लोगों के क्या कमेंट्स हैं। इससे बस इतना जान लीजिए कि इस चैनल पर जो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आई डोंट थिंक कि कुछ ना कुछ बेहतरीन हर उस व्यक्ति के लिए, कई स्टूडेंट्स के साथ साथ जो भी टीचर्स हमसे जुड़े हुए हैं उनका बहुत आभारी हूँ। कभी लोगों के टीचर्स के भी बड़े प्यार मिलते हैं मुझे। ठीक है, सबका कहीं ना कहीं से मदद हो रहा है, इसलिए आप ये मत देखिए कि कमरे की लाइटिंग कैसी है, पढ़ा कौन रहा है, बंदे की एज कितनी है, ये सब फैक्टर मत देखिए। आपको बिंदास देखिए, जो कॉन्सेप्ट यहाँ क्लियर होने वाले हैं दोस्त ना, शायद आप फिर ना क्लियर कर पाए उनको। ये चीज का ध्यान रख के देखिएगा इस वीडियो को। मैंने लास्ट क्लास में, और ये सीक्वेंस को फॉलो करिए, मैं वो ऐसा नहीं कि तुरंत जिम में जा करके बॉडी बनाने वाला काम नहीं है मेरा कि मैं आज आया और फटाफट आपकी फटाफट जो है आपने बॉडी बना ली अपनी और एक ही दिन में आपको फॉर्म दिखने लगा कि हाँ इतनी बाइसेप्स इतनी चेस्ट हो गई। टाइम लगता है, अगर किसी चीज को सीखना है तो टाइम लगता है। और जो जल्दीबाजी में सीखना चाहते हो वो टॉपिक वाइज जिनको पता है वो देख ले भाई। आज मैं रिजल्ट बताने जा रहा हूं, आप चीजों को नहीं समझेंगे तो रिजल्ट कहां समझ में आएगा। तो पहले पुराने वीडियोस, अब बात करते हैं काम की। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इस एक्स एक्सिस पर हमने क्या दिखाया था? पार्टिकल्स की साइज को दिखाया था। इस पर पार्टिकल्स की साइज को दिखाया था हमने, यहां दिखाया था साइज ऑफ पार्टिकल्स और यहां पर दिखाया था परसेंटेज फाइनर। परसेंटेज फाइनर क्या होता है ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज फाइनर ये क्या होता है भाई? परसेंटेज फाइनर का मतलब होता है कि ये जिस साइज के पार्टिकल होंगे उनसे फाइन कितने परसेंट सॉइल में है। एक सॉइल हमने लिया था, उस पर टेस्टिंग की थी। सपोज करिए अगर यहां पर 2 mm हमने लिखा है 2 mm और यहां पर ऊपर जाने पर यहां पर परसेंटेज हो, परसेंटेज कितने में रहेगा? यहाँ 10 है, यहाँ 20 है, फिर यहाँ 30 है, फिर यहाँ पे 40, इसी तरीके से 50 और यहाँ पे क्या रहेगा आपका 60 एंड 70 एंड सो ऑन, ये चीजें रहेंगी। अगर इस टाइम हम पूछें कि 2 mm मतलब क्या है, 2 mm मतलब है कि 2 mm के सामने अगर ऊपर जा रहे हैं और कर्व हमारा सपोज करिए यहां से ऐसे गया हुआ है, ठीक है यहाँ पे, तो अगर 2 mm के ऊपर हम गए और कर्व यहाँ कटा, सपोज करिए हम यहाँ पे 1 mm पे गए होते, यहाँ 1 mm होता, पार्टिकल की साइज 1 mm पे अगर हम ऊपर गए होते और इन केस ये 20 पर इंटरसेक्ट करता, मान के चलिए ये 20 पर करता, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, 1 mm is the size of particle from which 20% particles are finer। इसका मतलब क्या हुआ? That means 20% particles are finer। percentage finer means होता है this percent of this percent, मतलब this 20% particles are finer than 1 mm। 30% अगर देखना है कि 30% कितने से फाइन है, 30% पार्ट्स ऑफ द सॉयल आर फाइनर देन 2 mm। इसी तरीके से अगर आपको डी 60% चेक करना हो तो आप 60 पर सामने से यहाँ पे ले जाइए, कर्व कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट करेगा, उसके नीचे आइए और यहाँ पर कोई ना कोई पार्टिकल की साइज होगी। सपोज करिए जो भी होगा, कर्व पे कुछ भी हो सकता है, आपको कैसे कर्व खींचना वो मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूँ। तो आपने ऐसे लिख लिया कि 4.75 mm is the size of particle from which 60% particles are finer। इसका मतलब समझिएगा, यहीं से जुड़ा हुआ एक शब्द आता है जिसको हम लोग कहते हैं D10। D10 क्या होता है? ये होता है
इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स या सॉयल पार्टिकल्स, एक ही बात कहेंगे। इफेक्टिव साइज का मतलब क्या होता है ये जान लीजिए। D10 मतलब क्या होगा, देखिए D के आगे कोई भी शब्द, लाइक अगर D20 लगा होता, D20, D30 इस टाइप से अगर नाम लिखे गए तो इसका मतलब होता है D20 मतलब होता है द डायमीटर, D फॉर डायमीटर, डायमीटर फ्रॉम विच 20% पार्टिकल्स आर फाइनर, डायमीटर फ्रॉम विच 20% पार्टिकल्स आर फाइनर का मतलब हुआ एन स्पेसिफिक डायमीटर फ्रॉम विच 20% पार्टिकल्स आर फाइनर। अगर 20 ये चेक करना है कि वो कौन सी साइज है, वो कौन सा डायमीटर है पार्टिकल का जिससे 20% छोटे हैं, तो 20% के सामने चले जाइए 1 mm आ गया, मतलब 1 mm is the diameter from which 20% particles are finer। अब एक चीज तो क्लियर है कि D20 की जो भी वैल्यू होगी वो D10 से ज्यादा होगी, क्योंकि 10% से जाएं तो कर्व के नीचे आएंगे तो 1 से कम आएगा वैल्यू। यानी अगर हम इसी तरीके से सोचें कि तो D20 will be greater than D10, D30 will be greater than D10, या फिर जो भी D20 हमेशा D10 से बड़ा होगा, D30 जो होगा वो D20 से बड़ा होगा, ये चीजें ऐसे चलती जाएंगी, ठीक है ना। तो these are the diameters and this is the percentage finer, मतलब that specific diameter from which 20% particles are finer। is that clear? इसका मतलब हम लोग समझ चुके हैं कि इस कर्व से हमें, अच्छा D10 को हमने, अच्छा D20 हो सकता है, D30 भी हो सकता है, बट D10 को हमने कहा इफेक्टिव साइज ऑफ पार्टिकल्स, इसका मतलब D10 एक साइज होगी। D10 मतलब किसी सॉइल सैंपल में कुछ पार्टिकल 80 mm से छोटे होंगे, लगभग एक सॉइल 80 mm से पूरी पास हो गई, इसका मतलब जानते हैं 80% पार्टिकल जो हैं, सॉरी 100% पार्टिकल जो है 80 mm से छोटे। अरे 80 mm से पूरी सॉइल पास हो गई, इसका मतलब अगर कहें तो 100 के 100% पार्टिकल छोटे थे, किससे? 80 mm से। अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो हमेशा ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, मैंने बोला कि D10 हमेशा D20 से छोटा होगा, इसको इफेक्टिव साइज कहने का रीजन जानते हैं क्या था? D20 को इफेक्टिव नहीं कहा गया, D30 को भी इफेक्टिव नहीं कहा गया, बल्कि D10 को, क्योंकि D10 वाले पार्टिकल्स का बिहेवियर वही था। D10 मतलब एक साइज होगी जिससे छोटे 10% होंगे, 90% उससे बड़े होंगे। बात समझ में आ गई? उस साइज की अगर पूरी सॉइल ले लें तो उनका बिहेवियर और पूरी सॉइल का बिहेवियर सेम था, उनका बिहेवियर और पूरी सॉइल का बिहेवियर सेम था। दिस इज वाई D10 पार्टिकल्स आर नोन एज इफेक्टिव साइज ऑफ द पार्टिकल। बात समझ में आ गई? ये सिंपल सा बात है। एक चीज पूछता है, इन्हीं से जुड़े हुए कुछ तथ्य हैं, जैसे अगर आप D20 पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, इस ग्राफ से D के बाद कोई भी परसेंटेज वाली वैल्यू पढ़ी जा सकती है। इनसे जुड़े हुए कुछ शब्द आते हैं, क्या है? पहला उसमें से शब्द है कोफिशिएंट ऑफ यूनिफॉर्मिटी। ये क्या है और हमको इसको क्यों जानना है, इस कोफिशिएंट को, इस पर बात करते हैं। इसको दिखाते हैं Cu से। Cu इज इक्वल टू होता है, डिफाइन किया गया, बताया गया है कि D60 बाई D10 को नाम दिया गया Cu, यानी यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट का। जाहिर सी बात है D60 इज द डायमीटर ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम विच 60% पार्टिकल्स आर फाइनर, मतलब एक पार्टिकल है जिससे 60% पार्टिकल छोटे हैं और एक पार्टिकल है जिससे केवल 10% ही छोटे हैं, तो जाहिर सी बात है D60 वाला बड़ा होगा और D10 वाला छोटा होगा। यहां से एक चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा, ये बता क्या रहा है? असल में ये बताता है कि रेंज कितनी हाई है, मतलब D60 कितना बड़ा है और D10 कितना छोटा है। मतलब Cu डिफाइन द रेंज ऑफ द सॉइल पार्टिकल्स, मतलब सॉइल पार्टिकल्स कितने बृहद रेंज में हैं उनको डिफाइन करता है आपका Cu। इसकी वैल्यू से आप पता लगा सकते हैं, क्योंकि सैंड की रेंज जो होती है हाई होती है, इसलिए Cu अगर 6 से ज्यादा हो तो इट विल शो कि ये सैंड है। और एक चीज जान लीजिएगा, अगर Cu 4 से ज्यादा हो तो इट विल रिप्रेजेंट ग्रेवल, ठीक है ना। ये तो सॉइल के रेंज के आधार पर उन्होंने बताया कि लगभग सैंड का Cu 6 से ज्यादा होना चाहिए, ग्रेवल का 4 से ज्यादा होना चाहिए, लेकिन ये अकेला काफी नहीं है ये बताने के लिए कि सैंड है कि ग्रेवल है। अच्छा, अगर ऐसा हो कि एक सॉइल है उसमें सारे पार्टिकल सेम साइज के हों, सारे पार्टिकल सेम साइज के हैं, मतलब D60 मतलब एक वैल्यू लिया, सपोज उसमें सारे पार्टिकल 10 mm के हैं,
सारे पार्टिकल, ऐसा संभव नहीं, मैं बोल रहा हूं कि अगर सारे पार्टिकल 10 mm के, इसका मतलब अगर हम 10 mm लें, 10 mm की चालनी लें और उससे छाने, तो उससे कितने परसेंट पास होंगे? 100%, 100% पास होंगे। अच्छा 60% भी उसी से पास हुए, 10% भी उसी से पास हुए, मतलब 10 mm is the specific size from which 60% are finer, 20% are finer, 10% are finer, मतलब D60 का भी वही साइज आ रहा है जो D10 का है। That means almost all the particles of the soils are having same size। इसका मतलब हुआ कि ऐसी सॉइल जिनमें सारे पार्टिकल सेम साइज के हों, उनको हम लोग यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहेंगे, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल कहेंगे, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड। एक चीज का ध्यान रखिएगा, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड सॉइल के लिए Cu में जो D60 होगा वही D10 होगा, तो Cu बराबर उसके लिए थियोरेटिकली 1 होगा। ऐसा पॉसिबल तो नहीं हो पाता है, लेकिन यह भी देखा गया है कि ऐसी सॉइल जिनमें लगभग सभी कण एक ही माप के हों, उनको हम लोग यूनिफॉर्मली ग्रेडेड कह सकते हैं। बात समझ में आ रही ना? वेल ग्रेडेड का मतलब होगा रेंज काफी बड़ी होगी और Cu का वैल्यू 15 से भी अधिक हो जाएगा। ये एक देखिए, अकेला Cu ये नहीं बता पाता है कि वेल ग्रेडेड है या नहीं, बट अकेला Cu ये जरूर बता सकता है ये सॉइल यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है या नहीं। अगर वैल्यू नियर अबाउट 1 के आसपास है तो इट विल बी यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, अदरवाइज इट विल बी पुअरली और समथिंग एल्स, ठीक है ना? क्योंकि सॉइल का कैटेगरी 3 टाइप का होता था, पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड और वेल ग्रेडेड। ये कर्व के आधार पर बताया जाता है। अगर ये कर्व लगभग ऐसा जा रहा है जिसमें बड़े साइज के पार्टिकल ज्यादा मात्रा में है और छोटे पार्टिकल कम मात्रा में है, तो ऐसी सॉइल में जिसमें कर्व इस टाइप से जाता है उनको बोलते हैं वेल ग्रेडेड। देखिए 3 कैटेगरी हमने बताया, वेल ग्रेडेड, दूसरा हमने बताया यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, और तीसरा होता है पुअरली ग्रेडेड। बात समझ में आ रही है? तो एक चीज दोस्त ध्यान देना, अगर Cu की वैल्यू नियरली 1 है, मतलब इसको कहते हैं ऑलमोस्ट 1 हो, तो उसको कहते हैं कि वो यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है। और ऐसी सॉइल हमारे लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है जिसमें सभी कण एक ही माप के हों। क्यों? ऐसी सॉइल में प्रॉब्लम क्या हो जाती है कि सभी कण एक ही माप के होने की वजह से उनके बीच में जगह ज्यादा बचती है। अगर कुछ पार्टिकल छोटे होते तो उस पोर्स में भर जाते, तो वो सॉइल एक डेंस स्ट्रक्चर बनाता। लेकिन Cu की वैल्यू नियरली इक्वल टू 1 होने का मतलब ऑलमोस्ट ऑल द पार्टिकल्स आर हैविंग सेम साइज, दैट मींस दीज आर यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, बट इट इज नॉट गुड फॉर अस, मतलब हमारे लिए ये अच्छा नहीं है। फॉर इंजीनियर्स, थोड़ा सा मैं थक जाता हूँ, जो वीडियो बनाने में देरी हो जा रही है ना, उसका रीजन यही कि मुझे थकान हो जाती है क्लास लेते लेते। तो प्लीज इसको समझिए, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वीडियो आपका जो है वो कंप्लीट समय से करा दूं। थोड़ा सा और सपोर्ट, जितना ज़्यादा आप लोग वीडियो शेयर वगैरह करते हैं मुझे अच्छा लगता है और मैं मोटिवेटेड रहता हूँ थोड़ा सा। बाकी ये थकान मेरे चेहरे पे आपको दिख रही होगी कि किस टाइप से दिन भर के बाद फिर से ये करना और विदाउट एनी आउटपुट, ठीक है। और नोट्स वगैरह का जो मैसेज आ रहा है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए कि क्या लेना है, कैसे लेना है। उसके लिए वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स और टेलीग्राम का लिंक उसमें है। देखिए मुझे कुछ बोलना होगा ना तो मैं टेलीग्राम ग्रुप में ही बोलूंगा, तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है नीचे, उसको ज्वाइन कर लीजिए, बेटर होगा आप सबके लिए। कुछ अच्छी अच्छी चीजें फ्री में भी मिल जाती हैं, कुछ पेड होती हैं, ठीक है ना। यहाँ देखिएगा यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, ये पुअरली ग्रेडेड किसको कहते हैं? असल में यूनिफॉर्मली कहें चाहे पुअरली कहें, दोनों ही बेकार होती हैं। सबसे अच्छी सॉइल होती है वेल ग्रेडेड, जिसकी ग्रेडिंग बेटर की गई हो, ठीक हो। लेकिन ग्रेडिंग बेटर करने का मतलब ये होता है कि देखिए कर्व यहां से यहां तक की रेंज में इस टाइप से गया, लेकिन बीच में कहीं डाउन हो जाए, जैसे D60 और D10, ये रेंज जो होती है ना वो काफी, D60 काफी आगे हो गया, D10 काफी पीछे हो गया, उनके बीच में अगर जब बात की जाती है तो आप देखते हैं कि D60 बाई D10 की वैल्यू जो भी बताई जाती है उससे ये निर्धारित हुआ कि इसके बीच में काफी बड़ी गैप है, तभी तो वैल्यू ज्यादा आएगा। Cu कब ज्यादा आएगा? जब D60 काफी ज्यादा रहेगा D10, लेकिन बीच की कर्व कहीं अगर डाउन हो जाए तो उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। दिस इज वाई यूनिफॉर्मिटी कोफिशिएंट के साथ एक और कोफिशिएंट होता है, दोनों मिल के सॉइल को डिफाइन करेंगे कि सॉइल कैसी है और उसकी कैटेगरी क्या है, विच इज नोन एज कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर इज जनरली डिनोटेड बाई Cc। Cc क्या होता है? Cc होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर। कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर जो होता है वो कर्व के स्लोप को या ढाल को बताता है, ठीक है। अब इसका वैल्यू क्या होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर Cc को? वो होता है D30 स्क्वायर अपॉन D60 इंटू D10।
ये होता है कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला d30 स्क्वायर अपॉन d60 इंटू d10। d30 कहां से आएगा? ग्राफ से मिलेगा। d10 कहां से आएगा? ग्राफ से मिलेगा। जो लोग कह रहे हैं सर हमें एग्जाम में ग्राफ पढ़ना पड़ेगा, आपसे एग्जाम में बस इतना पूछा जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर क्या है, उसका फॉर्मूला बता दीजिएगा, डेफिनेशन लिख दीजिएगा, और उसके बाद ये आपको लिखना जरूरी है कि अगर ये कर्व ऐसे जा रहा है तो कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की वैल्यू यहां लिखेंगे फॉर वेल ग्रेडेड सॉयल, well graded soil coefficient of curvature cc is equal to cc lies between 1 to 3। इसका मतलब वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच होती है। सीसी की वैल्यू 1 से 3 के बीच होती है किसके लिए? वेल ग्रेडेड सॉइल के लिए। तो इस चीज का हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर 1 से कम या 3 से ज्यादा वैल्यू हो रही है सीसी की यानी कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर की, इसका मतलब है कि वो सॉइल वेल ग्रेडेड बिल्कुल भी नहीं है। अगर इनके बीच में वैल्यू है तो ये वेल ग्रेडेड है। आई होप आपको अच्छा कहेंगे सर कि आपने ये बताया कि ऐसे ऐसे इनसे सवाल पता चलेगा, तो कब पता चलेगा? देखिए ये चैप्टर में आपको एनालिसिस सिखाया जा रहा है। इसके बाद वाले टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि इन सीयू और सीसी के आधार पे सॉइल का नाम कैसे दिया जाएगा, उनका ग्रुप कैसे डिसाइड किया जाएगा। ये चैप्टर में ना आप अगर सोचेंगे कि मुझे रिजल्ट मिले, रिजल्ट हमें कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको बस जानते रहना है कि सीयू क्या है, सीसी क्या है। इनका यूज अगले चैप्टर में मिलेगा। कैसे? इनके यूज से पता चलेगा कि कितने इंपॉर्टेंट थे। इसको ध्यान से पढ़ेंगे तब पता चलेगा इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। इसी से आप सॉइल की कंडीशंस, इसकी ग्रुप, इसके गुणों को जान पाएंगे। केवल इससे नहीं, मैंने बोला ना कि ये जो पीएसडीसी है, पीएसडीसी मतलब पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व जो है आपका, वो कर्व केवल कोर्स ग्रेन्ड सॉइल के लिए अच्छा माना गया। फाइन ग्रेन्ड सॉइल का भी कुछ जानकारी अभी देखिए, हमने कोर्स ग्रेन्ड सॉइल का सीव एनालिसिस, सेडिमेंटेशन एनालिसिस करके उसको प्लॉट किया। उनकी मदद से दो नाम हमको मिले, एक सीयू और सीसी। इसी तरीके से हम कुछ टेस्ट, इस पर कौन सा टेस्ट किए? सीव एनालिसिस। अब हम फिर से सॉइल पर टेस्ट करेंगे कुछ और एटरबर्ग की लिमिट्स का। उन टेस्ट को जब आप एटरबर्ग की लिमिट को टेस्ट को पढ़ लेंगे तब आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि ये सॉइल का ग्रुप क्या। पहले सारे गुणों को जान लेंगे, फिर उन गुणों की मदद से सॉइल का ग्रुप निर्धारित करेंगे। तो ये तो अगला टॉपिक होगा, लेकिन एटरबर्ग की लिमिट को हम लोग इसी वीडियो में समझेंगे। देखिए अभी कोर्स ग्रेन्ड का सारा काम हम लोगों ने कर लिया है। ये पूरा नोट्स बनाते जाओ, नहीं है नोट्स तो बनाते जाओ दोस्त, खरीदने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज खरीदने का ऑप्शन कुछ दिनों बाद मिलने लगेगा। जल्दी ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा डिटेल दिया गया नोट्स लेने का। लेकिन अगर आप मुझसे राय मांगेंगे तो मैं कहूंगा आप अपने से नोट्स बना लीजिए, उससे बेटर कुछ नहीं है। और लिखी हुई नोट्स चाहिए पूरा डिटेल में तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए, ठीक है। बाकी जो बोल रहा हूं वही सारी चीजें, थोड़ा किताब का मदद लेंगे नोट्स अपने आप बन जाएगी। अब वो भी नहीं बन पा रही है तो कोई बात नहीं, इंतजार करिए, नोट्स मिलेगी। कैसे मिलेगी? डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करिए। चलिए आइए, आपने ये समझा, आपने देखा कि कोर्स ग्रेन्ड सॉइल जो होती हैं, कोर्स ग्रेन्ड माने ऐसी सॉइल जिनके पार्टिकल जो है वो 75 माइक्रोन से बड़े हों। मतलब सैंड और ग्रेवल को सॉइल कहीं उठाएंगे मिट्टी तो उसमें कुछ मोटा मोटा पार्टिकल, कुछ महीन पार्टिकल, कुछ बहुत महीन पार्टिकल्स, ऐसे ऐसे सॉइल के पार्टिकल्स होते हैं। तो एक चीज जान लीजिए, कोर्स ग्रेन्ड सॉइल को उनके साइज के आधार पर बांटना ठीक था, लेकिन जो फाइन ग्रेन्ड सॉइल होती हैं उनको, उनके लिए ना सही तरीका नहीं था साइज के आधार पे। क्यों? क्योंकि ये देखा गया कि जब बहुत फाइन पार्टिकल्स होने लगी तो लोगों ने कहा कि पहले सिल्ट होगी, सिल्ट से भी महीन क्ले होगी। लेकिन कई बार ऐसा हुआ कि क्ले की साइज देखा गया कि क्ले जो है वो काफी ज्यादा जो है क्या कह रहा है कि उसके अंदर प्लास्टिसिटी या बाकी गुण है, और जबकि सिल्ट के अंदर, सिल्ट महीन है, उसके अंदर मतलब पार्टिकल सिल्ट का छोटा हो गया और क्ले का बड़ा हो गया। इसलिए उनको कहा गया नहीं, इससे नहीं पता चलेगा। अगर जानना है कि ये सिल्ट है कि क्ले है तो अब यू नीड टू फाइंड आउट द प्लास्टिसिटी ऑफ द सॉइल। इसके लिए कुछ टेस्ट किए गए, पहले कुछ लिमिट्स जाननी पड़ेंगे, उसके बाद हम लोग टेस्ट के बारे में वन बाय वन समझेंगे, ठीक है। यहां ध्यान समझिएगा, फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल, फॉर अभी तक जितना आपने पढ़ा, शुरुआत से पूरा वीडियो देखे होंगे तो आप यहां से जान गए होंगे कि क्या आपको पढ़ रहे हैं आप। लेकिन जो नहीं देखे वो ध्यान समझे, हमने कोर्स ग्रेन्ड की पूरी बात कर ली। मतलब कोर्स ग्रेन्ड मतलब होता है मोटे कणों वाली मिट्टी। अब फॉर फाइन ग्रेन्ड मतलब महीन कणों वाली मिट्टी, फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल। कुछ लोग और हैं सर अंग्रेजी बोल रहे हैं, भैया मुझे अंग्रेजी नहीं आती है,
मुझे अंग्रेजी आती ही नहीं है एकदम, ठीक है ना, मैं ऐसे ही हिंदी बोलता हूं। अगर तुम्हें केवल दिखने में लग रहा है कि इंग्लिश बोल रहा हूं तो मैं हिंदी उसका बोल रहा हूं साथ साथ। लिख लो, फॉर फाइन ग्रेन्ड सॉइल का मतलब होता है महीन कणों की मिट्टी के लिए एटरबर्ग्स ने अपने सिद्धांत दिए। एटरबर्ग्स ने कहा कि मोटे कणों वाली मिट्टी का एनालिसिस साइज के आधार पर करना सही था, लेकिन महीन कणों वाली मिट्टी का एनालिसिस साइज के आधार पर करना बिल्कुल न्याय संगत नहीं था। उन्होंने कहा कि इनके गुणों को जानने के लिए इन पर कुछ टेस्ट करके इनकी लिमिट्स निकालनी पड़ेंगी। क्या? ऐसी सॉइल, कोई भी सॉइल हो, पानी मिलाने पर उसके बिहेवियर में चेंज होता है। अब वो चेंज कैसा होगा? बालू में पानी मिलाएंगे तो उसके बिहेवियर में ज्यादा बदलाव नहीं होंगे सॉइल के टर्मिनोलॉजी में, ठीक है, किसी और सॉइल में ज्यादा बदलाव होंगे। इस पानी मिलाने पर उनके व्यवहार में जो परिवर्तन हुआ उसके आधार पर उनका नामकरण किया जाएगा कि वो कैसी सॉइल की कैटेगरी में आएंगी, ठीक है। इसके लिए एटरबर्ग ने कहा कि देयर कैन बी 4 स्टेट ऑफ सॉइल। 4 स्टेट ऑफ सॉइल मतलब हमने कहा कि स्टेट ऑफ सॉइल अगर हम देखें, स्टेट मतलब होता है अवस्था, स्टेट ऑफ सॉइल, तो वो कौन कौन सी स्टेट होती हैं? पानी के आधार पर सॉइल हो सकती है कि वो सॉलिड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो सकता है कि सॉइल सेमी सॉलिड, थोड़ा पानी की मात्रा बढ़ाएं तो किस स्टेट में आ जाए? सेमी सॉलिड स्टेट में। हो सकता है कि और पानी की मात्रा बढ़ाएं तो वो प्लास्टिक स्टेट में आ जाए, प्लास्टिक स्टेट में। और पानी की मात्रा बढ़ाएं तो इट कैन बी इन लिक्विड स्टेट, लिक्विड स्टेट। बात समझ में आ रही है? आपको पता चला कैसे भाई? अरे एकदम ठोस मिट्टी थी, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे तो वो सेमी सॉलिड स्टेट में पहुंचेगी, फिर उसके बाद और पानी मिलाएंगे तो वो गूंथने लायक हो जाएगा एकदम मिट्टी, तो वो आ गया प्लास्टिक स्टेट में। और पानी मिला दिए तो सॉइल बहने लगी, यानी उसके अंदर और ज्यादा पानी मिलाने पे वो लिक्विड स्टेट में चला गया। तो चलिए इसी के आधार पे कहा उन्होंने, किसने? एटरबर्ग ने कहा फाइन ग्रेन्ड सॉइल। तो इसके लिए किसका सिद्धांत माना गया? अटरबर्ग का। अटरबर्ग ने इसके लिए अपना सिद्धांत दिया। क्या दिया? कि पहली बात उन्होंने बताया कि हर सॉइल में पानी की अलग अलग मात्रा पे उसका अलग अलग बिहेवियर होता है, और इसी आधार पे तय होता है कि वो फाइन ग्रेन्ड सॉइल है या फिर कोर्स ग्रेन्ड सॉइल है। और फाइंड है तो कौन सी है? सिल्ट है कि क्ले है, किसके अंदर क्या गुण होते हैं? एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड इन दिस टॉपिक। देखिए यहां पे ध्यान से, एटरबर्ग ने कहा कि अगर हम लोग पानी की मात्रा और जलांश के बीच में, पानी की मात्रा और जलांश के बीच में, सॉरी, पानी की मात्रा और आयतन के बीच में कर्व खींचे, आयतन का मतलब होता है, यहां ध्यान दीजिएगा, अगर आप इस पर वाटर कंटेंट को दिखाएं, वाटर कंटेंट इस पर दिखाएं, इस ग्राफ पे एक्स एक्सिस पर वाटर कंटेंट हो गया और वाई एक्सिस पर वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम। देखिए जब पानी की मात्रा बिल्कुल नहीं होती, सॉइल सूखी अवस्था में रहता है, तब भी आयतन तो होगा ही कुछ न कुछ, मतलब यहां पर उसका आयतन कुछ बता रहा है, और ये इसका आयतन VD है, मतलब ड्राई स्टेट में है। ड्राई स्टेट में इसका आयतन इतना है। जब थोड़ा पानी बढ़ाएंगे, थोड़ा पानी सॉइल ले करके उसमें पानी डालिए, तो क्या तुरंत फैलने लगेगा? पहले उसके पोर्स भरना स्टार्ट होंगे। धीरे धीरे अगर हम आगे यहां से जाएं तो आगे क्यों जा रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ हो नहीं रहा है, बस पोर्स में पानी भरा जा रहा है, भरा। अब एक टाइम पर जाके पूरे पोर्स भर गए, उस समय उसमें पानी की मात्रा क्या होगी? उस समय पानी की मात्रा मान लीजिए है WS, ठीक है ना। पानी की मात्रा क्या है? WS है। मैं इसको वाटर कंटेंट को और नीचे लिख देता हूं ऐसे, यहां पर ध्यान दीजिएगा, वाटर कंटेंट, ठीक है, इधर बढ़ रहा है। अगर पानी की मात्रा 0 से बढ़ाते बढ़ाते चले जाएंगे तब भी सॉइल का आयतन वही रहेगा। पहले पूरे पोर्स भरेंगे, पोर्स भर गए, उस पर वाटर कंटेंट कुछ रहा, मतलब WS की कोई वैल्यू 20, 25, 30, 40 जितना परसेंट पर भी पूरे पोर्स भर गए। यानी इस जगह पर एक चीज है कि श्रिंकेज जो सॉरी आपका SR है, डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, वो कंप्लीट हो गया। डिग्री ऑफ सैचुरेशन कंप्लीट क्यों हुआ भाई? क्योंकि आपने देखा कि जब पूरे पोर्स भर जाएंगे, पानी पूरा भर जाएगा तो SR1 होगा, लेकिन वाटर कंटेंट 100%, वाटर कंटेंट दूसरी चीज है। पीछे अगर पढ़े होगे तो देखे होगे, वाटर कंटेंट जो होता है वो WW/WS होता है, जबकि SR जो होता है वो VW/VV होता है। तो VW मतलब कि कितने परसेंट पोर्स पानी से भर गए हैं। 100% पोर्स पानी से भर जाते हैं तो उस समय SR की वैल्यू, SR मतलब डिग्री ऑफ सैचुरेशन है, उसका वैल्यू पूरा 1 हो जाएगा, ठीक है।
पीछे के वीडियो याद करिए। अब एक चीज बताइए जरा यहाँ पे कि अगर उस समय आयतन तो धीरे धीरे अगर देखेंगे तो सेम रहेगा, लेकिन अगर पूरा भर गया फिर पानी डालेंगे सॉइल में तो अब उसका आयतन यहीं से बढ़ना शुरू करेगा। ध्यान समझिए, यहीं से बढ़ना शुरू करेगा और बढ़ेगा ना तो पहले सॉइल जाएगी किस स्टेट में, सेमी सॉलिड स्टेट में। पहले वो रहेगी सॉलिड स्टेट में, सॉलिड स्टेट में, फिर वो बनेगी, अगर वो इस वाटर कंटेंट को पार कर गई जिस पर उसका SR1 हुआ, इसको पार करेगी तो पहुंच जाएगी वो सेमी सॉलिड स्टेट में, सेमी सॉलिड अवस्था में, अर्ध ठोस अवस्था में। और पानी की मात्रा बढ़ाएं, एक लिमिट और आया कि पानी की मात्रा अब इससे भी ज्यादा बढ़ा देंगे तो वो गूंथने लायक हो जाएगी, यानी किस स्टेट में पहुंच जाएगी, प्लास्टिक स्टेट में, प्लास्टिक स्टेट में, प्लास्टिक स्टेट में पहुंच जाएगी। अब फिर और पानी की मात्रा, अच्छा प्लास्टिक स्टेट में पहुंचा है अभी, अब पानी की मात्रा देखिए, सॉलिड से सेमी सॉलिड में पहुंचा, एक वाटर कंटेंट को क्रॉस किया है, फिर और पानी मिलाएं इस वाटर कंटेंट के बाद ये प्लास्टिक में पहुंच गया। अब और पानी मिलाएंगे तो अभी प्लास्टिक अवस्था को छोड़ करके किस अवस्था में पहुंच जाएगा, लिक्विड स्टेट में, लिक्विड स्टेट में। बात समझ में आ रही है? ध्यान रहे कि इस अवस्था को, ये ध्यान रहे कि यहां जहां WS क्या है, आपने WS को लिखा है, यहाँ पे SR1 है, इसको लिखेंगे WS, इसको हमने लिखा है WP और इसको WL। इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, ये है श्रिंकेज लिमिट, ये है प्लास्टिक लिमिट, ये है लिक्विड लिमिट। अर्थ ये है कि ये अवस्थाएं हैं सॉइल की, कैसी, सॉलिड से सेमी सॉलिड में जाने के लिए एक बाउंड्री पार करनी पड़ी, उसको बोले लिमिट, उस बाउंड्री को बोले लिमिट्स। दीज थ्रीज आर, मतलब सॉलिड स्टेट से सेमी सॉलिड स्टेट के बीच में एक बाउंड्री है, इसको हम लोग कहते हैं कौन सी लिमिट, कहते हैं श्रिंकेज लिमिट। क्या कहते हैं, श्रिंकेज लिमिट। श्रिंकेज लिमिट इज द बाउंड्री बिटवीन सेमी सॉलिड एंड सॉलिड स्टेट ऑफ सॉइल। इन द सेम वे सेमी सॉलिड और प्लास्टिक स्टेट में बीच में एक बाउंड्री आई विच इज नोन एज प्लास्टिक लिमिट, प्लास्टिक लिमिट। और इसी तरीके से प्लास्टिक स्टेट और लिक्विड स्टेट के एक ब्रिज, देखिए W स्टैंड्स फॉर वाटर कंटेंट हियर, और श्रिंकेज, WS मतलब श्रिंकेज लिमिट, P मतलब प्लास्टिक लिमिट, L मतलब लिक्विड लिमिट। तो इसको हमने क्या कह दिया, लिक्विड लिमिट। मतलब एक चीज ध्यान रखिएगा, एटरबर्ग्स ने 3 लिमिट्स के बारे में बताया श्रिंकेज लिमिट, प्लास्टिक लिमिट एंड लिक्विड लिमिट। दीज थ्री, एक साथ इन तीनों को, these three together are called कंसिस्टेंसी लिमिट। कंसिस्टेंसी लिमिट क्या होती है, सघनता सीमा। अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि किसी सॉइल की सघनता से क्या समझते हैं, सघनता मतलब होता है गाढ़ापन, गाढ़ेपन से या सघनता से क्या समझते हैं, तो बताइएगा मिट्टी में पानी की मात्रा पे उसका गाढ़ापन निर्धारित होता है, यानी कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉइल कैन बी डिटरमाइंड बाय द अमाउंट ऑफ वाटर इन द सॉइल। उसके आधार पे आप ये पता कर सकते हैं कि वो अपनी किस स्थिति में है, श्रिंकेज लिमिट पे है, प्लास्टिक लिमिट पे है या लिक्विड लिमिट पे है, या अगर श्रिंकेज लिमिट को क्रॉस कर गई है, प्लास्टिक लिमिट के पहले है, तो वो किस अवस्था में होगी। श्रिंकेज लिमिट को क्रॉस की है, प्लास्टिक लिमिट के पहले है, तो वो सेमी सॉलिड स्टेट में है। अगर वो अपने प्लास्टिक लिमिट को पार की है, लिक्विड लिमिट से पहले है, तो प्लास्टिक स्टेट में है, अदरवाइज वो लिक्विड स्टेट में है। कहेंगे सर ये सब जान के क्या करेंगे, पता चलेगा, मैंने बोला इन सब की जरूरत पड़ेगी अगले चैप्टर में, तो ध्यान से समझिएगा। इन लिमिट्स के आधार पे देयर आर 3 कंसिस्टेंसी लिमिट्स व्हिच आर टुगेदर, व्हिच आर combinedly called consistency limits। बात समझ आ रही है? तो लिमिट्स आर व्हाट, limits are nothing but the special or specific water content at which soil changes its state। मतलब हमने कहा consistency limits are the limit on which or we can say कि consistency limits are the boundaries between two states of soil। मतलब हमने कहा consistency limits are the limits between two different states of soil। सॉइल की दो अलग अलग अवस्थाओं के बीच की जो बाउंड्री होती है उनको हम लोग लिमिट्स कहते हैं। तो अब हर सॉइल का देखिए लिमिट्स मतलब वाटर कंटेंट है, सपोज ये 20% है, ये 40% है, ये 60% है। इसका मतलब एक ऐसी मिट्टी है जो 20% पर सैचुरेट हो जा रही है और उसके बाद वो पहुंच जा रही है सेमी सॉलिड स्टेट में। इन द सेम वे कोई ऐसी मिट्टी है जो 40% पर
प्लास्टिक स्टेट को छोड़ के लिक्विड स्टेट में चली जा रही है, या प्लास्टिक सेमी सॉलिड स्टेट को छोड़ के प्लास्टिक स्टेट में, इन द सेम वे और पानी मिलाने पे लिक्विड स्टेट में। कैसे पता चलेगा कि किस सॉइल की लिमिट कौन सी है, कौन सी अपनी कौन सी लिमिट को क्रॉस कर रहा है? अगर ये जानना हो तो अगला वीडियो जरूर देखिए, जिसमें आपको ये पता चलेगा कि कैसे किसी सॉइल की ये तीनों लिमिट्स निकाली जाएंगी, और उन लिमिट्स के आधार पे अगले वीडियो में, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है, तीनों लिमिट्स निकालना और फिर ये पता करना कि उन लिमिट से सॉइल के गुणों को कैसे निकाला जाए। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और नेक्स्ट वीडियो तक इस वीडियो को अपने दोस्तों तक खूब धड़ल्ले से फैलाइए, और अगर मेरा एफर्ट पसंद आ रहा है तो प्लीज 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 सपोर्ट में अच्छे अच्छे कॉमेंट्स, लाइक्स, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।